गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने आव्यूह से संबंधित आव्यूह के प्रकार के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, जैसे कि स्तंभ आव्यूह क्या होता है, पंक्ति आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, आदिश आव्यूह, तत्समक आव्यूह और शून्य आव्यूह, इन सब के विषय में चर्चा की थी। आज हम लोग आव्यूहों पर संक्रियाएं नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, जैसे कि योग, व्यवकलन यानी कि घटाना, गुणा, भाग। कौन कौन सी संक्रियाएं इस पर किस प्रकार से लागू होती हैं, उसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करते हैं आव्यूहों का योग। देखते हैं कि दो आव्यूह किस प्रकार से जोड़े जाते हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनके आधार पर हम दो आव्यूहों को जोड़ सकते हैं। आइए यहाँ पर देखा जाए, परिभाषा दिया गया है आव्यूहों का योग अर्थात समान आव्यूहों का योग उनके संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला आव्यूह है। समान आव्यूह, यहाँ पर एक कंडीशन लगाई गई, समान आव्यूह अर्थात उनकी कोटि समान होना चाहिए। यानी कि यदि एक आव्यूह 2x3 कोटि का है तो दूसरा आव्यूह भी आपका 2x3 कोटि का होना चाहिए। अगर यह 3x3 कोटि का है तो यह भी 3x3 कोटि का होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर जो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जो है, वही पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों में एक समान होना चाहिए, तभी दोनों आव्यूहों को हम जोड़ सकते हैं। आइए दो आव्यूह यहाँ पर दिए गए हैं, ए और बी। देखते हैं कि कैसे इनको जोड़ा जाएगा। एक बार फिर परिभाषा पर पहुँचते हैं हम लोग। समान आव्यूहों का योग उनके संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला, यानी कि संगत अवयव, यानी कि यदि इसका एक अवयव A11 है, पहला अवयव अगर A11 है तो इसका अगर पहला अवयव B11 है तो A11 और B11 यह दोनों जुड़े जाएंगे, AIJ प्लस BIJ। यानी कि यदि एक अवयव 2x3 कोटि का ये दिया गया है और एक अवयव 2x3 कोटि का यहाँ पर दिया गया है, तो A प्लस B बराबर मिलेगा। इस तरीके से हमने A11, A22, AIJ इसको कह सकते हैं, इसको प्लस BIJ कह सकते हैं, और इनके संगत अवयवों को हमने जोड़ दिया है और संगत रूप में हमने लिख दिया है। तो इस तरीके से यह भी हमें 2x3 कोटि का एक आव्यूह प्राप्त होगा। अर्थात यदि जिन आव्यूहों को जोड़ा जा रहा है तो जिस कोटि के वह आव्यूह है उनसे उनके योग से प्राप्त होने वाला आव्यूह भी उसी कोटि का प्राप्त होगा। आइए देखते हैं, जब एक आव्यूह का एक अदिश के साथ जब गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। यदि A बराबर AIJ M क्रॉस N कोटि का एक आव्यूह है तथा K एक अदिश है तो KA एक ऐसा आव्यूह होगा जिसे A के प्रत्येक अवयव को अदिश K से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि यदि किसी आव्यूह में हम किसी अदिश राशि से 2 से 3 से 4 से कोई अचर राशि है जो अदिश राशि है, तो उस अदिश राशि से जब हम इसमें गुणा करते हैं तो हमें जो प्राप्त होने वाला आव्यूह है वह प्रत्येक अवयव में उस अदिश राशि के गुणा करने के बाद हमें प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में यदि देखते हैं कि यदि A बराबर यह 2x3 कोटि का एक आव्यूह दिया गया है और इसमें हम K = 2 से गुणा करना चाहते हैं, तो K × A अर्थात 2 × यह आव्यूह। अब 2 को इस आव्यूह के साथ जब गुणा करते हैं तो इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में इस 2 का गुणा करना पड़ेगा। यानी कि अगर यहाँ पर √3 है तो 2√3 आएगा, 4 है सॉरी 2 है तो 2 × 4 आएगा, यहाँ पे 1 है तो 2 × 1, यानी कि यहाँ पर 2, 3 है तो 2 × 3 यहाँ पर 6, और -2 है तो 2 × -1 -2 और 2 × 0 0। इस तरीके से हमें यह प्रत्येक अवयव में उस अदिश राशि का गुणा करने के बाद हमें वह प्रोडक्ट प्राप्त होगा। आइए देखते हैं कि किसी आव्यूह का ऋण आव्यूह क्या होता है। आइए देखा जाए।
किसी आव्यूह ए का ऋण आव्यूह ऋण ए से निरूपित करते हैं, इसे ऋण ए बराबर ऋण 1 इंटू ए द्वारा परिभाषित करते हैं। अर्थात यदि कोई आव्यूह दिया गया है ए, तो उसमें यदि हम ऋण 1 का गुणा कर देते हैं तो प्राप्त होने वाला आव्यूह दिए गए आव्यूह का ऋण आव्यूह कहलाता है। यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि a बराबर 3, 5, 1, 6 इस तरीके से एक आव्यूह दिया गया है और इसका हमें ऋण आव्यूह प्राप्त यदि करना है तो ऋण a बराबर ऋण 1 इंटू ए, यानी कि a में ऋण 1 का गुणा कर देते हैं। देखिए ऋण 1 और ये आव्यूह लिखा गया है। और प्रत्येक, अब चूंकि हम जानते हैं यदि किसी अदिश राशि से किसी आव्यूह में गुणा करना है तो उसके प्रत्येक अवयव में उस अदिश राशि का गुणा करना होगा। तो देखिए 3 में ऋण 1 गुणा किया गया तो ऋण 3, यहाँ पर ऋण 5, यहाँ पर ऋण 1 और यहाँ पर ऋण 1। इस तरीके से यह एक आव्यूह प्राप्त हुआ जो दिए गए आव्यूह का ऋण आव्यूह है। तो ये उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आव्यूहों का अंतर देखते हैं कि आव्यूहों का अंतर क्या होता है। देखिए यदि a बराबर aij तथा b बराबर bij समान कोटि के हैं, यदि यह यम क्रॉस n का है तो यह भी यम क्रॉस n का। देखिए योगफल में भी हमने समान कोटि के 2 आव्यूह लिए थे, उसी प्रकार आव्यूहों का अंतर यानी कि व्यवकलन यानी कि सब्ट्रैक्शन करने में भी हम समान कोटि के आव्यूह लेंगे। तो समान कोटि यम क्रॉस n वाले 2 आव्यूह हैं, तो इनका अंतर a माइनस बी से एक आव्यूह d बराबर dij, जहां i तथा j के समस्त अवयव समस्त मानों के लिए dij बराबर aij माइनस bij होगा, द्वारा परिभाषित होता है। जैसा कि हम लोगों ने योगफल में देखा है, यदि 2 आव्यूहों का योगफल हम ज्ञात करना है तो उनके संगत अवयवों को हम जोड़ लेते हैं तो हमें एक नया आव्यूह प्राप्त होता है। उसी प्रकार आव्यूहों का अंतर करने के लिए हम दिए गए आव्यूहों के संगत अवयवों को हम घटा देते हैं तो हमें नया आव्यूह प्राप्त होता है। परिभाषा के तौर पर यहाँ पर दूसरे शब्द उसको कह सकते हैं कि d बराबर a माइनस बी हम घटा सकते हैं, और a माइनस बी को यदि प्लस के रूप में लिखा जाए तो हम ये भी लिख सकते हैं कि a प्लस माइनस 1 इंटू बी, यानी कि जो अगर a में से b को घटाना है तो b में सबसे पहले माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो वह उसका एक ऋण आव्यूह प्राप्त हो जाता है, और a वाले आव्यूह में उसके ऋण b वाले के ऋण आव्यूह को जोड़ देते हैं तो हमें एक नया आव्यूह प्राप्त हो जाता है, जिसे हम लोग आव्यूहों का अंतर प्राप्त करते हैं। आइए, ये सब चीज़ तो ठीक है, इस पर आधारित कुछ आपको उदाहरण मिलेंगे, उसको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कि जो आव्यूहों का जो योग किया गया है, ये आव्यूहों का योग किन किन गुणधर्मों को सपोर्ट करता है या किन गुणधर्म इसमें सम्मिलित है। आइए देखते हैं। पहला है क्रम विनिमय नियम। योग में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, अर्थात a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्राप्त होता है, दोनों के मान बराबर होते हैं। आगे जब हम आव्यूहों का जब गुणनफल करते हैं तो उसमें यह नियम लागू नहीं होता है, लेकिन जब आव्यूहों का योग करते हैं तो उसमें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्राप्त होता है। आइए क्रम विनिमय नियम के बाद आप देखते हैं साहचर्य नियम। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बी प्लस सी, यानी कि साहचर्य नियम भी इसमें लागू होता है। आइए आगे देखते हैं योग का तत्समक का अस्तित्व भी है। आव्यूह में योग का तत्समक का एक अस्तित्व है, अर्थात हमें एक आव्यूह a के लिए एक ऐसा आव्यूह शून्य आव्यूह प्राप्त होता है कि जब इस आव्यूह में उस शून्य आव्यूह को हम जोड़ते हैं तो यही आव्यूह प्राप्त हो जाता है। देखिए a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a, यानी कि किसी आव्यूह में यदि कोई ऐसा आव्यूह जोड़ दिया जाए जिससे कि पुनः यही आव्यूह प्राप्त हो जाए तो जिस आव्यूह को जोड़ते हैं वह तत्समक आव्यूह कहलाता है। यहाँ पर शून्य आव्यूह तत्समक आव्यूह है। आइए, अर्थात आव्यूहों की योग संक्रिया का तत्समक आव्यूह शून्य आव्यूह है। आइए देखते हैं अगला क्या है, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। जब किसी आव्यूह में उसके निगेटिव मान से जोड़ दिया जाए और शून्य प्राप्त हो जाए तो निगेटिव मान
पहले वाले अवयव का प्रतिलोम कहलाता है। अर्थात यहाँ पे क्या कह रहा है कि अवयव माइनस ए अवयव ए का योग के अंतर्गत प्रतिलोम अवयव अथवा ऋण अवयव है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अवयवों का योग, अदिश से गुणन, ऋण अवयव, अवयवों का अंतर और अवयवों के योग पर जो गुणधर्म होते हैं, इन सब के विषय में जानकारी ली। एक छोटी सी जानकारी और लेते हैं, ये है एक अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म क्या होते हैं जब अदिश गुणन करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अवयव का एक अदिश से जब गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव में हमें उस अदिश राशि से गुणा करना पड़ता है। यहां पर देखते हैं क्या है, यदि a बराबर ए आई जे तथा b बराबर बी आई जे समान कोटि के यम क्रॉस यन वाले दो अवयव हैं और k तथा यल अदिश हैं तो k इंटू ए प्लस बी, यानी कि दो अवयवों को जोड़ने पे उसके पहले यदि अदिश राशि से गुणा किया जाए तो दोनों को अलग अलग अदिश राशि से गुणा करके जोड़ दिया जाए तो वही मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब दो अदिश राशियां जोड़ करके किसी अवयव में गुणा किया जाए तो उस अवयव का अलग अलग अदिश राशियों में गुणा करने के बाद जोड़ दिया जाए तो हमें दोनों का मान एक समान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अवयव पर कुछ संक्रियाएं हैं जो बाकी के संक्रियाएं हैं, जैसे कि दो अवयवों का गुणन, वो सब चीजें जो हैं हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए हम आपके सामने एक उदाहरण के माध्यम से इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए उस उदाहरण को हम लोग देखते हैं और उसके बाद उसको हल करने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, उम्मीद है कि इस उदाहरण के माध्यम से यह जो अवयव पर संक्रियाएं हैं वह संक्रियाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। छोटा सा उदाहरण है, बहुत बड़ा नहीं है, आपको आसानी से समझने में बहुत आसानी होगी। आइए देखते हैं उदाहरण क्या दिया गया है। उदाहरण है, यदि a बराबर 8, 4, 3, 0, ऋण 2 और 6, b बराबर दिया गया है 2, 4, ऋण 5, ऋण 2, 2 और 1 तथा 2a प्लस 3b बराबर 2a प्लस 3x बराबर 5b दिया है तो अवयव x का मान ज्ञात कीजिए। अवयव x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, निश्चित रूप से जब इस तरह का स्टेटमेंट आपको दिया गया हो कि 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b, तो इसमें जितने भी अवयव होंगे सभी के सभी एक ही कोटि के अवयव होना चाहिए। यहाँ पर अवयव a और अवयव b का मान दिया गया है। अवयव a देख रहे हैं आप कि यह 3 क्रॉस 2 कोटि का अवयव है और यह भी 3 क्रॉस 2 कोटि का अवयव है, यानी कि दोनों की कोटियां एक समान है, इसलिए यह दोनों जोड़े और घटाए जा सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए हल क्या है, दिया है सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसी की सहायता से हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, मान निकालने का प्रयास करते हैं। दिया है 2a प्लस 3x 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। यहां से हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि x का मान निकालना है तो x को हम छोड़ देते हैं,
तो 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2, ये हम ऐसे कर सकते हैं। और अगर 3 को भी पक्षांतर करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/3 5b माइनस 2a, इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। इसलिए x इज इक्वल टू 1/3 5। अब आव्यूह b के मान रखते हैं यहाँ पर 2 4 ऋण 5 ऋण 2 2 1 और ऋण 2। यहाँ पर मान प्राप्त होंगे 8 4 3 0 ऋण 2 6। और अब हम इन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। 1/3 जब 5 का जब गुणा कर देंगे इसमें तो हमें मिल जाएगा 5 दूना 10, ये 20, ये ऋण 25 ऋण 10 और 10 और 5 ये प्राप्त होगा। और प्लस करेंगे यहाँ पे -2 से गुणा करेंगे इसमें तो ऋण 16 ऋण 8 ऋण 6, ये जाएगा 0, ये जाएगा -4 और ऋण 12। ऐसे हमें प्राप्त होगा। इसको आगे हम और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा इन दोनों का योगफल 10 ऋण 16 20 ऋण 8 ऋण 25 ऋण 6 ऋण 10 धन 0 10 धन 4 5 ऋण 12। इस तरह से हमें इन दोनों का योगफल करने के बाद मान प्राप्त होता है 10 ऋण 16 20 ऋण 8 ऋण 25 ऋण 6 ऋण 10 धन 0 10 धन 4 5 ऋण 12। यह प्राप्त होता है 1/3 ऋण 6 ऋण 12 ऋण 31, सॉरी ये ऋण 12 नहीं +12 होगा, ऋण 10 14 और ऋण 7। जब 3 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त में होगा ऋण 2 4 ऋण 31/3 ऋण 10/3 14/3 और ऋण 7/3। इस तरीके से हम x के आव्यूह x का मान प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस उदाहरण के माध्यम से किस तरह से आव्यूह के प्रश्नों को हम हल करेंगे। आव्यूह में आगे के जो चैप्टर हैं वो बाद में हम लोग देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।